इनहेलेशन में यहाँ से ऑक्सीजन लिया, इनहेलेशन का मतलब है सांस लिया, और एक्सहेलेशन का मतलब है सांस छोड़ दिया। यहाँ से जब सांस लिया तो ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स जो ऑक्सीजन सेल के पास भेज दिया। सेल के पास पहले न्यूट्रिशन जो चैप्टर पढ़ लिया, वहां से ग्लूकोज खाना मिल गया था। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, एनर्जी, और उसके साथ दो वेस्ट प्रोड्यूस किया, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को भेज दिया गया क्योंकि ये वेस्ट था और हमारे काम का नहीं, ठीक। तो लंग्स वापस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके निकाल दिया। यही पूरा प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। क्लियर है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। जो हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसको कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं, इंटरनल, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। यानी कि लंग्स जिस सेल से बना होगा, उस सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, या हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए ना। हाँ, सांस नहीं लेते हैं, खून नहीं जाता तो कैसे झनझन झनझन करने लगता है, एकदम काम नहीं करता, सेंसलेस हो जाता है ना। तो हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है। तो जो सेल में रेस्पिरेशन होता है, इसको कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं हम लोग, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो लंग्स में होता है, उसको कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि पूछेगा ये ह्यूमन बीइंग्स इन लंग्स, व्हिच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस देन, एक्सटर्नल या इंटरनल। मेरा क्वेश्चन सुनो, इन ह्यूमन इन लंग्स which type of respiration takes place, external respiration। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बन जाएगा, इन ह्यूमन इन द सेल या इनसाइड द सेल which type of respiration takes place, तो इंटरनल रेस्पिरेशन। बात समझ में आया, या सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये मेंशन कर लेना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ में आ गया था। ब्रीथिंग में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन में होता है। आपका रेस्पिरेशन जनरली कहाँ होता है, सेल के अंदर, और ब्रीथिंग कहाँ होता है, कहाँ है। इनका जो स्टमक है वो सांस नहीं ले रहा है, और जब इनको ये बात पूछे तो ऐसे करती है एनर्जी दृष्टि, कहाँ ध्यान, क्या हो गया है तुम लोगों को। ब्रीथिंग कहाँ होता है, कहाँ ब्रीथ करते हो, लंग्स में, और रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल में भी हो रहा है और लंग्स में भी हो रहा है। लंग्स के एकदम लास्ट वाले पार्ट में हो रहा है, वो पता ही नहीं कहाँ होता है, जब आएगा तो, ठीक है। लंग्स में जो हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि उसका कांटेक्ट डायरेक्ट बाहर से, और सेल बहुत अंदरूनी पार्ट रहता है, उसको माइक्रोस्कोप से देख के पता लगाया है ना। तो वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएशन बिटवीन समझ में आ गया था। चलो अब रेस्पिरेशन जब समझ ही गए हो, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन तो समझ ही गए हो कैसे क्या हो रहा है सेल के अंदर, तो ये दो तरीके का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो साथ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का हम डिफरेंस बिटवीन लिखा दे रहे हैं, कॉपी में आएगा, लिख देना 5-3 नंबर पर जो भी, और साथ में एरोबिक और एनारोबिक भी लिखवाना, ठीक है। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनारोबिक। अब एरोबिक कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। दोनों में से एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, खुद देख लो, 36 to 38 एटीपी हो सकता है, 36 हो या 38 भी हो या 37 भी हो, ठीक है, लेकिन इतना ही रहता है। और इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मात्र 2 एटीपी। देख लो डिफरेंस कितना ज्यादा है, बात समझ में आया। अच्छा, इसका जो रिएक्शन हुआ, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब क्या हुआ, मिला था, तो एनर्जी मिला था एटीपी, और उसके साथ एंड प्रोडक्ट में वेस्ट मिला था। तो एरोबिक में वेस्ट में क्या था, ये था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये एंड प्रोडक्ट हुआ। और इस समय क्या हुआ कि ये तो मिला, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वाटर ना बन पाया, अल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया। इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, इथेनॉल बन गया, और लैक्टिक एसिड बन गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब वो जो बुक में 3 को रिएक्शन दिया हुआ है वो वाला निकालो, उसको स्टडी करते हैं, तो लेके एक साथ बता रहे हैं। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6, इसको हम बोल सकते हैं कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ है, 6, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा ग्लूकोज पहले ही साइटोप्लाज्म में हम आपको क्या बताते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, अभी थोड़ा देर जस्ट पहले जब डिफरेंस निकाले हैं, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, बात समझ में आया। और जो एनारोबिक है वो कहाँ हो रहा है सर,
तो इतना काम साइटोप्लाज्म में दो सारे तरह के ऑर्गेनिज्म में ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज मिला था C6H12O6 वो किसमें कन्वर्ट होकर थोड़ा सा टूट जाता है, 3 कार्बन पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। अब जो यहाँ से 3 कहाँ गायब हो गया, तो क्या फॉर्म में कन्वर्ट ले लिया? एनर्जी। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट फूड जो है टूट के इतना पे मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, शुरू होगा एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। अब इतना मॉलिक्यूल बनके मेरा तैयार है, यानी कि एनर्जी थोड़ा सा मिल गया है, लेकिन पूरा इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी इतना 3 कार्बन मॉलिक्यूल और बचा। ये देखेगा, अपना बॉडी में चेक करेगा कि ऑक्सीजन है कि, अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना के दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ये नीचे वाला रिएक्शन कैसा रिएक्शन हो गया, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक हो गया। और एरोबिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में तो हो गया। अब ये वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अब इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे लिखा गया, अब यही बॉडी इस केस में तो चेक किया तो उसको ऑक्सीजन मिल गया, लंग्स में मिल गया। यहां चेक किया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला। कहने का ये मतलब है कि पानी 10 लीटर चाहिए था लेकिन पीने को 2 लीटर मिला। पूरा तो नहीं मिला लेकिन कुछ मिला, ठीक है। तो ये कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म में होगा और हमारे में भी होगा, मतलब हमारे अंदर भी होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तब ऑक्सीजन की कमी के कारण इसके साथ और लैक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लेकिन इससे कम एनर्जी। और यहाँ पे पानी तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का कमी था, तो क्या कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड। और ये कब हो सकता है, खुद इमेजिन करो अपने में, जब तुम दौड़ रहे होगे, एक्सरसाइज कर रहे होगे, तो जैसे सांस पहले ले सकते थे, हाँफना लग जाते हो ना, सांस की कमी से ना हाँफते हो, ऑक्सीजन जा पा रहा है, कमी हुआ ऑक्सीजन का बॉडी में, और अचानक से एक्सरसाइज शुरू किया और फिर कल अगले दिन दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लगातार 4 दिन वही एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी को कम ऑक्सीजन में काम करने का आदत हो जाएगा और ये लैक्टिक एसिड गायब हो जाएगा, इसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तुमको। इसीलिए कोई भी चीज अचानक से तेजी से शुरू नहीं किया जाता। जिसको कोई भी चीज पीने का भी, दारू पीने का भी लग रहा है, उसको ही बोला जाता है धीरे धीरे छोड़ो। अचानक से छोड़ेगा तो पागल हो जाएगा, बॉडी को टाइम लगेगा समझने में। किसी को पढ़ने का आदत नहीं है तो कुछ का भी अगर आदत करना है या हटाना है तो 21 दिन मांगता है बॉडी। कितना दिन? अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है 21 दिन बैठो, पहला 4 दिन बस बैठो, मत पढ़ो, लेकिन बैठो, बस बुक खोल के बैठे रहो, भले मत पढ़ो। चौथा दिन के बाद से खुद गुस्सा आएगा, कुछ करते नहीं, खाली ऐसे बैठे रह जाते हैं, ना कुछ देख ही पाते हैं ना पढ़ ही पा रहे हैं। इससे बढ़िया 2 घंटा डेली बैठ ही रहे, पढ़ ही लेते हैं। तो चौथा दिन बाद से पढ़ाई शुरू करो, और शुरू का 7-8 दिन बहुत कष्टदायी होता है, फिर धीरे धीरे वो आदत लग जाता है। उसका 21 दिन में आपको खुद मजा आने लगता है। कोई भी आदत को हटाने या बदलने के लिए तुमको 21 दिन का रूटीन चाहिए। वो 21 दिन और शुरू का 7 दिन जो है वो सबसे टफेस्ट है, और लास्ट वाला जो 7 दिन है वो इजीएस्ट है। समझ में आया? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया? समझ में होगा कैसे क्या काम हुआ। अब कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन या लंग्स ही नहीं है, ठीक है, तो उनके पास तो सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये वाला तो ऑक्सीजन मिला नहीं। वो जो एक सेलुलर रेस्पिरेशन में सर्कल बनाए थे ना, जो लंग्स ऑक्सीजन भेज रहा था, तो उसको ऑक्सीजन मिला नहीं, तो वो क्या बना दिया भाई, इथेनॉल प्लस O2 प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और इसका एनर्जी कैसा होगा, बहुत कम। ये कैसा रिएक्शन लग रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, कैसा? तो यानी कि ऊपर वाला एनारोबिक, नीचे वाला एरोबिक, और बीच वाला बीच का, मतलब इससे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा लेकिन इससे, बात समझ में आ गया? डाटा पूरा क्लियर हो गया? आपको डाउट था? क्लियर? ब्रोंकियल्स देखो, ये जो पाइप है ऊपर वाला, ये तो विंड पाइप आया। उसके बाद ये जो एक बड़ा नली है इसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, ठीक है। ये जो 2 को पार्ट डिवाइड हो गया, इसी को बोलेंगे ब्रोंकियोल, ठीक है। ठीक है, सवाल हमारे ये हुआ तुम्हारा विंड पाइप, ट्रैकिया हो गया,
ये हुआ मेरा, ये जो 2 को पार्ट निकला है इसको क्या बोले, ब्रोंकी। अब ये वाला पार्ट अंदर तक ऐसे जाता है, ठीक है, और इसके नीचे से फिर ऐसे निकला हो रहा था, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकीयोल्स, और ये हो गया अल्वियोली। क्लियर? बात समझ में आया? बात समझ में आया? डाउट? देखो ये जो पाइप है, जो ट्रैकिया हुआ जिसको विंड पाइप बोले, ये जब 2 भाग में बटा तो इसको ब्रोंकी बोले, फिर जब अंदर घुस गया तो ये वाला जो डंटी निकल रहा है इसी को क्या बोले, ब्रोंकीयोल्स बोले, और ब्रोंकीयोल्स के नीचे जो छोटा छोटा चेरी टाइप का लगा उसी को बोले अल्वियोली। ठीक है, अल्वियोली पे भी डिटेल में आएगी, अभी आना बाकी, पहले समझ लो। अब ये दोनों लंग्स के नीचे क्या रखा हुआ है, डायफ्रागम, एक मसल रखा हुआ है। अब जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस डायफ्रागम और लंग्स में क्या होता है, अच्छा ये पूरा रीजन जो हो जाएगा एक चेस्ट का रीजन हो जाएगा, जहां पे चेस्ट हमारा काम कर रहा है, हाँ, आगे और पीछे दोनों तरफ से हो गया, ये रीजन सिर्फ चेस्ट का काम हो गया। तो भाई खुद देखो, इनहेलेशन मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। हम सांस लिए तो देखना ये जो मेरा रिब्स बना हुआ है ना, अब ये लंग्स बीच में है, आगे से ऐसे हड्डी है और पीछे से ये, पीछे से भी इसी तरीके का हड्डी है, और बीच में बैठाया हुआ है लंग्स, बीच में इसके लंग्स को बैठाया हुआ प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये जो जगह बना इसी को क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, जहां पे हमारा लंग्स और हार्ट सेफ है। आगे प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हड्डी है, बीच में एक हड्डी है जिसको स्टर्नम कहते हैं, पीछे में बैकबोन है। अब इधर से मेरा हड्डी, बहुत सारा हड्डी ऐसे से उसको प्रोटेक्ट किया, सेम इधर से ऐसे, तो एक जाली बन गया ना। क्लियर है? और इसी के बीच में हमारा लंग्स भी है और हार्ट भी है। क्लियर है बात? चलो, तो ये पूरे रीजन को क्या बोले, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, अब हम जब सांस लेंगे, इनहेलेशन का मतलब सांस है, तो तुम मेरा देखो कि रिब्स कहाँ जा रहा है, देखो जब एक्सहेल किए तो नीचे गया, अच्छा इस लंग्स के नीचे में ही डायफ्रागम है पूरा, तो हम सांस लिए बढ़ा और जब छोड़े तो ये नीचे गया तो दबाएगा, वही चीज तो लिखा हुआ है। जब सांस लिए तो ये पूरा बढ़ा, तो ये बढ़ा, ये जब बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, दबेगा ना, दबेगा ना। तो देखो क्या लिखा है, मसल ऑफ डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्रागम क्या हो जा रहा है, दब रहा है। जब सांस ले रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो जो नीचे कुछ था, जैसे ये है और हम सांस ले रहे हैं तो ये तो दबेगा ना, दबेगा ना, और जैसे सांस छोड़ेंगे तो ऐसे होगा, तो ये अपना वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आया? वही चीज यहां लिखा है कि जब सांस लेंगे तो डायफ्रागम दबेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्रागम अपना वापस पोजीशन पे बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, डायफ्रागम गोज डाउनवर्ड, दबेगा तो डाउनवर्ड ही जाएगा ना, एंड बिकम्स फ्लैट, पचक जाएगा। ठीक है, द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि ऊपर भी जाएगा और बाहर की ओर भी जाएगा। ऊपर तो देख ली एग्जांपल, देखो सांस ले रहे तो ऊपर तो गया, अब आउटवर्ड देखो कैसे गया, आउटवर्ड गया तो दोनों मूवमेंट दिखा रहा है। अब एक याद कर लेना, इसी का उल्टा उसमें चिपका देना। बात समझ में आया? एक याद कर लेना कि मसल ऑफ डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पिच का तो उधर बढ़ेगा, तो बढ़ने का इंग्लिश एक्सपेंड। डायफ्रागम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम्स फ्लैट, तो डायफ्रागम गोज डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, अपवर्ड। बस ये याद कर लेना फ्लैट की जगह, यानी कि ये जो डोम शेप है, ये पूछता है कि डायफ्रागम का ओरिजिनल शेप क्या होता है, वही आंसर छुपा हुआ। ये पिच का था तो पिचक के फ्लैट हुआ, लेकिन जब नॉर्मल पोजीशन पे आया तो अपना असली ढांचा में आएगा, और उसका असली ढांचा क्या लिख के दे रहा है, बात समझ में आ गया तुम्हारा? इसी में उसका जवाब छुपा हुआ। ठीक है, डोम से। अब रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स मेरा ऊपर गया और आउटवर्ड भी गया, इसमें जस्ट उल्टा, रिब्स मूव अपवर्ड का उल्टा क्या होता है, डाउनवर्ड, और आउटवर्ड का इनवर्ड, तो इनवर्ड, और वैसे चिपका दो, एक याद करना और एक चिपका दो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फर्क आया, समझ में आया? पूरा डिटेल क्लियर समझ में आ गया? आगे बढ़े विदाउट। चलो फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद फायरिंग्स आ गया, यहाँ पे आ गया फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद वो आया लैरिंग्स, यहाँ पे इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ये वाइब्रेट करता है तो आवाज निकलता है, इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। अब यहां से शुरू होगा विंड पाइप, जिसको बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप। अब विंड पाइप से तुम्हारा, जब विंड पाइप से यहां चला गया, जब यहां से मेरा चेस्ट शुरू हुआ है, तो यहां से आया होगा ब्रोंकी, ब्रोंकी जो बड़ा वाला दिखाए थे, ब्रोंकी आ गया।
अब ब्रोंकी से तुम डायरेक्ट उसे लंग्स में, यहां से लंग्स शुरू हो गया। अब लंग्स के अंदर फिर जो दो ब्रांच डिवाइडेड हुआ यानी कि, और उसके अंदर क्या पाया गया? ब्रोंकियोल्स। अब वो ब्रोंकियोल्स के अंदर जो चेरी लगा हुआ था जो तुमको पहले वाले उस फिगर में दिखा है, एल्वियोली या एल्वियोलर सैक। सैक का मतलब होता है थैली। क्या मतलब होता है? क्लियर है? और इस थैली के बाद होता है ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज किसको बोलते हैं? बोलिए बोलिए, किसको बोलते हैं सिमरन जी? कैपिलरीज, ब्लड सेल्स को कैपिलरीज कहते हैं। बोलिए दृष्टि जी। ब्लड वेसल्स पढ़ा था, कितने तरीके का होता है? अभी तो बोले हाँ पढ़े थे, तो बताइए कितने तरीके का होता है? बस सुने, जानते कुछ नहीं। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, 3 तरह का ब्लड वेसल्स होता है। और ब्लड वेसल्स का क्या मतलब होता है? यानी कि ब्लड का पाइप को ही ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ये 3 तरीके का होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब ये कैसा है? कैपिलरी। इसका मतलब यहां से क्या पार होगा? पाइप कनेक्टेड है। बात समझ में आया? यानी कि अब यहां से जो ऑक्सीजन, फाइनल जो ऑक्सीजन यहां से तुम ऑक्सीजन घुसाए थे, ये ऑक्सीजन यहां से जाके किस में मिल गया? और ब्लड जहां जहां जाएगा वहां वहां लेके जाएगा और अपना सेल, कोई भी सेल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। पहुंचा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, नहीं पहुंच पाया तो लैक्टिक एसिड बनेगा। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? अब सब कुछ खुल के आ रहा है आंखों के आगे, क्या कैसे प्रोसेस है। हाँ चल, अब हम लोग डीप में बातें करेंगे अल्वियोली और अल्वियोलर सैक के बारे में। कैसा दिखता है, कैसे पहुंचा देता है खून। यहां तक तो गैस था, पानी में कैसे डाल दिया, मतलब खून में कैसे मिला दिया। ठीक है, उसके बारे में खराब समझ में आया? अब जो खराब खून होता है वो ब्लू दिखाई देता है, और जो अच्छा खून होता है उसको लाल दिखाते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब सुनो, इधर से ये क्या बनाए हैं हम? अल्वियोली। क्लियर है? क्या बनाए हैं? अल्वियोली। अब हमको लंग से क्या, इधर लंग था, लंग से क्या मिल गया हमको? ओटो। ओटो गया। अब इस थैले में ओटो पूरा जमा हुआ, जमा हुआ। अब उसके नीचे ये क्या बना हुआ है? कैपिलरी और आरबीसी, यानी कि आपका ब्लड वेसल्स की है बेसिकली। ये इसके अंदर ये कैपिलरी, ये खराब खून और लाल खून, अच्छा खून दिख रहा है, मतलब ये एक नली ही है ना खून का। क्लियर? ये ऑक्सीजन आया और जादू से इसमें घुस गया, ये ऑक्सीजन जादू से इसमें घुस गया। और सेम इस ब्लड का यानी कि इससे O2 इसको मिल गया, और सेम इस ब्लड में जो कचरा था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसमें घुस गया और ये वापस गया और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। यही वो साइट है जहां पे गैसेस एक्सचेंज हुआ। और ये जो जादू के प्रोसेस से हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं, जो यहां हुआ इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। बात क्लियर? समझ में आया? साइंस में कुछ भी जादू से नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे कि और डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा था? रूट में हो रहा था प्लांट्स का, समझे? तो यहाँ पूछेगा कि ये जो गैसेस exchange of gases, taking of oxygen, giving of carbon dioxide inside the alveoli is taking place by which process? तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिएगा। इन्हें जादू सर बोले थे, तो जादू तो भी देगा मार्क्स में धूप 1 किलो। ठीक, देख डिफ्यूजन प्रोसेस से हुआ। बात समझ में आ गया कैसे आदान प्रदान हो रहा है? यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे ब्लड भी आता है, और अल्वियोली का वो जो गोल सा चेरी था उसको बड़ा माइक्रोस्कोप में बड़ा करके दिखाया है। ये ऑक्सीजन इसमें भर देता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, और फिर तुम एक्सहेल कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन लेते हो। ऐसी काम लगातार चल रहा। एक तो होगा स्टोमाटा, इसका लोकेशन क्या होगा? लीव्स। ठीक है यार, लीव्स।
ठीक है। और कुछ कुछ प्लांट में स्टीम में भी होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके का तुमको धब्बा दिखेगा स्टीम में, क्लियर है। स्टोमाटा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं लेंटिल्स, क्लियर। यहाँ पे बात क्लियर। सर वो नेकेड आई से देख सकते हैं? हाँ बोले तो धब्बा होता है, दिखेगा स्टीम के ऊपर ही। नेकेड आई से नहीं दिखेगा तो अंदर घुसेगा हवा कैसे? पत्ता के ऊपर रहता है ना स्टोमाटा, हमारा नाक अंदर रहेगा गर्दन पे, तो हवा कैसे घुसेगा यार? ये सब चीज के लिए बाहरी परत पे ही होना जरूरी है ना। लेकिन स्टोमाटा तो नहीं दिखता है। स्टोमाटा माइक्रोस्कोप से दिखता है, लेकिन वो होता बाहरी परत पे ही है। पॉइंट ये है, ये दिखेगा, ये बड़ा होता है, ये भी होगा बाहरी परत पे। मान लो पहला परत पूरा है, कुछ नहीं और अंदर में है, कैसे लेगा? यही तो रोक लिया हवा, समझे ना। चलिए अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की। चलो पहले फिश बता दो, फिश कैसे लेता है सबको पता है, हाउ डज गिल्स। अब इसका गिल से कौन करता है ब्रीथ? सुमन गिल फिश करता है, क्या करता है सुनो, फिगर तो मान लो, ठीक है, मान लो कि जो है फिश है और इसका यहाँ पे ये क्या बनाया है, गिल्स है। आप ठीक है, इसका मुंह बोलना भूल गया कैसे, ठीक है। मान लो ये अपने अंदर लिया तो क्या लिया, O2 प्लस वाटर। तो जब इसका अभी ये क्या खोला, माउथ खोला, तो माउथ ओपन होगा तो गिल्स क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, क्लियर। अब दूसरा फिगर, ये अंदर में जब माउथ खोला तो अपने अंदर पानी भी ले लिया और वाटर भी ले लिया, क्लियर बात, क्लियर बात। अब दूसरा इसमें ये क्या करता है, जब गिल ओपन करेगा और माउथ क्लोज करेगा तब ये क्या करता है, यहां से ये गिल से जो है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्लियर है। तो अपने पास क्या रख लिया, देखो पानी लिया था, पानी फेंक दिया, साथ में एक्स्ट्रा कुछ लिया था वो फेंक पाया, तो वो क्या, यानी कि जब मुंह खोला तो पानी और वाटर लिया, ये क्लोज रहा, और जब गिल खोला तो माउथ क्लोज रखा, जो पानी जितना लिया था उतना गिल से बाहर फेंक दिया, लेकिन इसके साथ जो ऑक्सीजन आया था ये ऑक्सीजन अपने इसको इस्तेमाल कर लिया और साथ में इस बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो फेंक दिया। ऐसे जो है फिश सांस में, क्लियर है। अब अगर हम हाँ तो देखो इंसेक्ट जो है वो किससे सांस लेता है, स्पेरेकल और ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोलते हैं, हाँ विंड पाइप। और स्पेरेकल किसको बोलते हैं, जैसे कोई ऐसे ऐसे करके रहता है, उसका ये उसका पैर रहेगा तो यहाँ पे देखना ऐसे छोटा छोटा छेद रहता है, कुछ भी मान लो मुंडी यहाँ, ठीक है। तो स्पेरेकल कौन सा रहता है, ये रहता है, यहाँ से ये सांस लेता है, यहाँ से ये सांस लेता है, या कोई इंसेक्ट ट्रैकिया से सांस लेता है। इंसेक्ट का पता चल गया, क्लियर है। फिश का पता चल गया, इंसान का पता चल गया, प्लांट का पता चल गया। अब बात रहा तुम्हारा फ्रॉग का। भैया फ्रॉग जो है आपका पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। तो ये भाई साहब जो स्किन से भी सांस लेंगे और लंग से भी सांस लेंगे। फ्रॉग किससे सांस लेंगे, स्किन से भी और लंग से भी। अब बात रहा आपका एक आखिरी छूट गया, अर्थ वर्म का, ये स्किन से सांस लेता है। स्नेक नोज से सांस लेते हैं, यानी कि मतलब उनका लंग्स नहीं होता लेकिन नोज से सांस लेते हैं। उनका आगे ऐसे करते तो 2 छेद दिखता है इधर और इधर, हाँ उन लोग का नोज होता है। ये क्वेश्चन मेरे फिर जब हम फिर क्लास